Bismillahirrahmanirrahim. We will discuss the physics portion of the today QCA test. So let's start with the question number 8. The depletion region contains option number A, holes, option number B, electrons, option C, both, and option D, no holes and no electrons. So depletion region in semiconductor materials, it contains no hole and no electrons. So question number 8 में option number डी आ रहा है. ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, कहते हैं कि इन रिमोट कंट्रोल लाइट यूज्ड इंफ्रारेड, ऑप्शन बी है, रेडियो वेव्स, ऑप्शन सी है अल्ट्रा वायलेट, एंड ऑप्शन डी है माइक्रोवेव्स. सो रिमोट कंट्रोल जो आप इस्तेमाल करते हैं टेलीविजन के लिए या जिस चीज़ के लिए भी रिमोट कंट्रोल होता है, तो वहाँ पे जो लाइट इस्तेमाल होती है वो इंफ्रारेड है. ठीक है, सो 9 में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है. ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, the number of photoelectrons emitted per second from the metal surface depends upon, option are given as frequency of the incident light, kinetic energy of the incident light, option C intensity of the incident light, and option D the speed of the incident light. So number of photoelectrons emitted, ये actually number of incident photon पे depend करते हैं. जितने आप नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन को इंक्रीज करते हो उतने नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, और इसको हम इंटेंसिटी कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मेटल प्लेट है, तो 2 फोटॉन अगर आ रहे हैं तो यहाँ से जो है 2 इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे. ठीक है, और अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन को इंक्रीज करते हैं, इंसिडेंट फोटॉन जो है हम इंक्रीज करते हैं, तो इसका मतलब है वी आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, और जब आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है इमिटेड इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो भी ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो ये जो है डिपेंड करता है किस चीज पर, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर. तो 15 में ऑप्शन नंबर सी आ रहा है. ओके, फिर जो है 16 है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डबल्स इट्स de Broglie wavelength changes by a factor of, options are 1/2, option B under the root 2, option C only 2, and option D 1 divided by under the root 2. तो काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के दरमियान जो रिलेशनशिप है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 और E है. मींस डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो अगर इसको हम डबल कर दे तो ये हो जाएगा 2E लिम्डा प्राइम में इसको नाम देता हूं, क्योंकि मैंने अभी एनर्जी डबल की है तो इसको मैंने लिम्डा प्राइम का नाम दे दिया. तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, लिम्डा प्राइम दिस इज 1/2 अंडर द रूट, और ये हो जाएगा 1 ओवर E अंडर द रूट. तो लिम्डा प्राइम दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 अंडर द रूट, और ये हो जाएगा ये लिम्डा के बराबर है. ठीक है, तो 1/2 टाइम जो है ये स्पेक्टर पे ये चेंज होती है. तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, 1/2 अंडर द रूट. 16 में ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, 1 डिवाइड बाय 2 अंडर द रूट. ओके, फिर जो है क्वेश्चन नंबर 22 है, द मोस्ट इंटेंस वेव इन एक्स-रे कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम इज, ऑप्शंस आर के अल्फा, के बीटा, के गामा, एंड ऑप्शन डी ऑल हैव द सेम इंटेंसिटी. ओके, सो इंटेंसिटी जो है ये कौन से एक्सरे की जो है वो ज्यादा है. लेट्स सपोज दिस न्यूक्लियस, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल. ओके, और इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकलता है, वैकेंसी इज इन के शेल, तो ये एल एम एन. तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आकर वैकेंसी को फिल करेगा, इससे जो एक निकलेगी इसके अल्फा, यहां से जो आएगी दिस इज के बीटा, और यहां से जो आएगी ये के गामा है. ठीक है, तो के अल्फा जो है इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वैकेंसी को फिल कर दे, तो नंबर ऑफ फोटॉन जो है एक्सरे फोटॉन यहां से ज्यादा निकलेंगे, तो के अल्फा की जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है. ठीक है, एनर्जी जो है वो के गामा की ज्यादा है, और इंटेंसिटी जो है इट के अल्फा की जो है ये ज्यादा है. तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है. 22 में ऑप्शन ए आ रहा है. 23, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स ड्यू नॉर्थ through a vacuum in a region of uniform magnetic field B that is also directed due north. It will not affected by the field, speed up, slow down, turn towards the east. एक इलेक्ट्रॉन है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, NEWS, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है. ठीक है,
और कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की है और वो भी डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ है, मैग्नेटिक फील्ड बी जो है ये भी इस तरफ है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा? तो देखते हैं। इक्वेशन जो है चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। और ये देख ले यहाँ पे जो है चार्ज पार्टिकल के दरमियान और ये दोनों जो है सेम ही डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी और बी के दरमियान एंगल जीरो है, थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो जब थीटा इज इक्वल टू जीरो तो साइन ऑफ जीरो इज जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो और ये जीरो, तो इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मींस इट विल नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के। 32 में एन ऑर्डिनरी लाइट बल्ब इज मार्क्ड 62 वाट एंड 120 वोल्ट, इट्स रेजिस्टेंस इज। एक ऑर्डिनरी बल्ब है और कहते हैं कि इसकी पावर जो है 62 वाट है और वोल्टेज जो गिवन है वो 20 वोल्ट है। तो कहते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस क्या है? तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। इस इक्वेशन को आप यूज कर दे तो R हमने मालूम करना है, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई P और ये हो जाएगा 120, चूंकि स्क्वायर है तो ये भी 120 डिवाइड बाई P, तो P जो है 60 है, तो ये और ये कैंसिल और ये 2 हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू 240 ओहम। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 32। ओके, फिर जो है हमारे पास है इफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो इसका मतलब है कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो कम है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो ज्यादा है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग उसमें कम होंगे और सेकेंडरी इज 100% efficient. The primary and secondary winding would have the same. First one, option A, current. Option B, power. Option C, number of turns. Option D, voltage. तो जब वाइंडिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वाइंडिंग तो दोनों में इक्वल नहीं है, ठीक है। और जब वाइंडिंग इक्वल नहीं है तो करंट जो है यहाँ पे करंट ज्यादा होगा, वोल्टेज कम होगा, यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा होगा, करंट कम होगा, और हमारे पास जस्ट पावर जो है इसमें कांस्टेंट रहेगा। P इज इक्वल टू आई वी, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। P इज इक्वल टू आई वी, तो पावर जो है यहाँ पे करंट ज्यादा है, वोल्टेज कम है, यहाँ पे करंट कम है, वोल्टेज ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट जो है दोनों का सेम रहेगा। दिस इज पावर। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन आ रहा है बी नंबर ऑप्शन, ठीक है इसमें, ठीक है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 42 है द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर एट 6 एटमॉस्फेयर टू दैट ऑफ 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर वुड बी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर। 6 एटमॉस्फेयर और 2 एटमॉस्फेयर पर ये दोनों सेम हो गए। अगर आप इन दोनों का रेशियो ले ले तो 6 एटमॉस्फेयर पर और 2 एटमॉस्फेयर पर दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो इसमें ऑप्शन डी आ रहा है 1:1, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करते। तो इसमें 42 क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन डी आ रहा है 1:1, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, ठीक है। 43 है द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो 43 में है n इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वी, और ये 3 × 10⁸, और यहां से जो है हमारे पास रिफ्रैक्टिव v मालूम करने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई n, तो ये c जो है 3 × 10⁸ और n जो है 1.5 है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। 43 में ऑप्शन सी आ रहा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 52 है इन ए गिवन प्रोसेस इफ डेल्टा W इज इक्वल टू 0 देन द प्रोसेस कुड बी आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। तो वर्क डन जो है ये हमारे पास बराबर है P डेल्टा V के, लेकिन V इज इक्वल टू कांस्टेंट है। आइसोकोरिक प्रोसेस में V हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम जब नहीं आ रहा तो वर्क डन जो है दिस इज इक्वल टू 0।
तो क्वेश्चन नंबर 52 में ऑप्शन ए आ रहा है, वर्क डन इज 0। ओके, फिर जो है 53 है, द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए गिवन वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनमें फेज डिफरेंस 0 होता है, वो सेम फेज पर होते हैं, ठीक है। जहां पे भी वेव फ्रंट है और एक वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो ऑल आर इन फेज और उनके दरमियान फिर फेज डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 53 में ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बी, 0 रेडियन। एक फेज पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनमें फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस 0 होता है, दे ऑल आर इन फेज। ओके, फिर जो है क्वेश्चन नंबर 65 है, द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय 0.61 मीटर पर सेकंड for 1 degree rise of temperature on centigrade scale. What increase occur in speed of sound for 1 degree Kelvin rise of temperature? 1 degree centigrade टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड 0.61 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होता है। अगर कहते हैं कि 1 केल्विन हम बढ़ा दे तो क्या होगा, तो आपको पता है कि केल्विन का 1 डिग्री जो है वो सेंटीग्रेड के 1 डिग्री के बराबर है। ये 0 यहाँ पे जो है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पे जो है 273.15 है और यहाँ पे जो है 373.15 है। तो यहाँ पे भी 100 डिवीजन है इक्वल, यहाँ पे भी 100 डिवीजन है इक्वल। तो इसका मतलब है कि सेंटीग्रेड स्केल का एक डिवीजन और केल्विन स्केल का एक डिवीजन आपस में बराबर है। तो अगर एक सेंटीग्रेड आप बढ़ाते हैं तो 0.61 डिफरेंस आ रहा है, इंक्रीज होता है स्पीड ऑफ साउंड। तो इसका मतलब है अगर आप एक केल्विन जो है टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उससे भी 0.61 मीटर पर सेकंड इंक्रीज आएगा, क्योंकि दोनों डिवीजन्स जो है वो आपस में बराबर है सेंटीग्रेड स्केल पर और केल्विन स्केल पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, 65 में ऑप्शन सी आ रहा है। ओके, फिर 66 है, द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज इन ईयर इज नियरली। वेवलेंथ मालूम करने हैं और कहते हैं कि वेवलेंथ ऑफ साउंड मालूम कर दे जिसकी फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज है। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, सो लेमडा इज इक्वल टू v डिवाइड बाय एफ। तो ये 330 मीटर पर सेकंड है और ये 330 हर्ट्ज है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इससे 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 66 में, लेमडा इज इक्वल टू 1 मीटर। 66 में ऑप्शन नंबर डी है। फिर 72 है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, एक स्ट्रिंग है और इसकी लेंथ जो है वो L है, ठीक है, और वो 4 सेगमेंट में वाइब्रेशन कर रहा है। एक स्ट्रिंग है और इसकी लेंथ जो है वो L है, इसकी लेंथ L है। कहते हैं कि ये 4 सेगमेंट्स में वाइब्रेट कर रहा है, 2, 3 और चलो ये 4, ठीक है। कहते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग वेव, वेवलेंथ मालूम करना है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे L जो है ये पूरे स्ट्रिंग की लंबाई है, ठीक है, और ये 4 सेगमेंट्स है, तो यहाँ पे 1 और ये 2, ठीक है। तो पूरे L में कितने वेवलेंथ बनते हैं, 2 लेमडा। एक लेमडा ये है और एक लेमडा ये है, तो L इक्वल है 2 लेमडा के। तो कहते हैं कि लेमडा की वैल्यू मालूम कर दे, तो इससे आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट लेमडा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 72 में ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, 72 में ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। फिर जो है 73 है, द यूनिट ऑफ 1/2 रो वी स्क्वायर इज सेम एज दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर है, और फिर जो है बोथ ए एंड बी है, ठीक है। सो 1/2 रो वी स्क्वायर, तो इसकी जो यूनिट है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू प्रेशर, 1/2 रो वी स्क्वायर। ओके, रो क्या चीज है, डेंसिटी है, और डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है 1/2, ये तो निकल गया, और ये किलोग्राम और ये पर मीटर क्यूब, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वेलोसिटी स्क्वायर है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये स्क्वायर और ये कैंसिल, सो किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ गई। प्रेशर के मालूम करें, चलो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मीटर इसके साथ कैंसिल, तो ये हो जाएगा किलोग्राम और ये
मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। तो देख लो प्रेशर की यूनिट और 1/2 रो वी स्क्वायर की यूनिट दोनों सेम है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। द यूनिट ऑफ 1/2 रो वी स्क्वायर इज सेम दैट ऑफ प्रेशर सी। तो कहाँ पे है 73 है, इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ओके, फिर जो है क्वेश्चन नंबर 88 है द रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ टू बॉल्स ऑफ रेडियाई एंड डेंसिटी इन रेशियो ऑफ 1, 2 and 2:1 respectively falling in the same medium is। टर्मिनल वेलोसिटी जो है हमने मालूम करनी है, दो बॉल्स है, एक की रेडियस जो है वो 1 मीटर है और डेंसिटी उसकी 2 है और दूसरे की डेंसिटी 2 है और रेडियस 1 है। कहते हैं कि क्या मालूम कर दे, इन दोनों के दरमियान टर्मिनल वेलोसिटी की रेशियो फाइंड आउट कर दे। ठीक है, तो एक बॉल है हमारे पास, एक ये बॉल है और दूसरा ये बॉल है। ठीक है, कहते हैं कि रेडियाई जो है उसकी इसकी जो रेडियस है दिस इज 1 मीटर और इसकी जो रेडियस है दिस इज 2 मीटर और इसकी डेंसिटी जो है दिस इज 2 किलोग्राम मीटर, सॉरी डेंसिटी जो है ये हमारे पास 2 है और इसकी जो है हमारे पास डेंसिटी जो है ये 1 है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो कहते हैं कि इनके टर्मिनल वेलोसिटी के रेशियो मालूम करें। टर्मिनल वेलोसिटी के जो इक्वेशन है वो है Vt = 2 डिवाइड बाय 9 रो और r²g। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे पास रो t इज प्रोपोर्शनल टू Vt इज प्रोपोर्शनल टू रो r²। ये बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, डिवाइड बाय ईटा, यहाँ पे ईटा भी है, ये बाकी सारी चीजें हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, अब पहले वाले के लिए फर्स्ट बॉल के लिए रेडियस 1 है और डेंसिटी 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ओके, तो ये हो जाएगा फॉर फर्स्ट बॉल दिस इज ये हमारे पास 2 है और r 1 है, तो ये v टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 1 दिस इज 2 मीटर पर सेकंड। और सेकंड बॉल जो है इसकी जो है वो क्या है हमारे पास, उसकी डेंसिटी 1 है और रेडियस 2 है, तो ये हो जाएगा Vt2 इज प्रोपोर्शनल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों का रेशियो ले ले, फर्स्ट वन डिवाइड बाय सेकंड वन, तो इससे आ जाएगा 1:2 Vt1 और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूसरा जो है Vt2 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1:2। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। 88 में ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ओके, फिर जो है 89 है ए बॉडी मूव्स विद SHM एंड कंप्लीट इन ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, व्हाट इज इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एक बॉडी है वो मूव विद SHM एंड कंप्लीट्स n नंबर, तो फ्रीक्वेंसी जो है दिस इज n हर्ट्ज है। ओके, फिर कहता है 1 सेकंड में इतने n नंबर ऑफ ऑसिलेशन पूरे, व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf और f की जगह n पुट कर दे तो 2πn और ये जो हमारे पास रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, सी में ऑप्शन नंबर बी। 89 में ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दिस इज ऑप्शन सी। फिर जो है 98 है स्प्रिंग इज पुल्ड डाउन बाय 2 सेंटीमीटर, its amplitude in the absence of damping after 2 vibration is a। एक स्प्रिंग है, इसको हमने 2 सेंटीमीटर तक पुल डाउन किया है। ठीक है, कहते हैं कि इट्स एम्पलीट्यूड इन द एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग आफ्टर 2 वाइब्रेशन, तो जब डैम्पिंग नहीं है तो इसकी एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, क्योंकि डैम्पिंग जब नहीं है तो हमारे पास इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो 2 वाइब्रेशन के बाद भी वही होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। फिर जो है 99 है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज गिवन इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की शेप में काइनेटिक एनर्जी मालूम कर दे ऑफ रिजिड बॉडी इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है। कहता है कि इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 में I पे डिवाइड भी करता हूं और ऊपर I मल्टीप्लाई भी करता हूं, ये I स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये जो है L
इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2I। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। 99 में ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है। फिर 105 है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम देन एक्सेलरेशन इज जीरो, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेट्स सपोज सिंपल पेंडुलम लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है, x नॉट, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, v इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। 105 में ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 106 है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस पाई मीटर at a constant speed of 4 meters per second. The time required for one revolution is ठीक है। तो हमारे पास है ऑब्जेक्ट है और वो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, तो s is equal to vt, तो दिस इंप्लाइज दैट t is equal to s डिवाइड बाय v, ठीक है। तो हमारे पास ये कहता है कि वन रिवॉल्यूशन के लिए टाइम तो 2 पाई r और वेलोसिटी गिवन है 4 मीटर पर सेकंड है, और r जो है ये कहते हैं कि ये पाई के बराबर है, सो t is equal to 2 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो ये और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो टाइम जो है हमारे पास आ जाएगा 106 में ऑप्शन बी आ रहा है, पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सेकंड। 106 में ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ओके। फिर जो है 112 है, फॉर एन आइडियल एमीटर विच वन इज ट्रू, रेजिस्टेंस इज जीरो, करंट इज जीरो, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी और नॉन। तो आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा करंट एमीटर से पास हो तो वो मेजर कर सकता है, ठीक है। तो आर जो है इसमें जीरो आ रहा है। 112 में ऑप्शन नंबर ए है, आर इज इक्वल टू जीरो है। फिर कहते हैं ए पॉइंट चार्ज विद a point particle charge q is at center of Gaussian surface in form of a cube. The electric flux through any one face of the cube is एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, वो Gaussian surface के अंदर पड़ा हुआ है in form of a cube, ओके। यहाँ पे एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, कहते हैं कि किसी एक फेस से यहां से यहां से यहां से कहां से भी फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो टोटल नेट फ्लक्स जो है हमारे पास क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है। इन क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो इस फेस से जो फ्लक्स होगा क्यू डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, यहां से क्यू डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। 6 फेसेस है तो हर फेस से जो है फ्लक्स निकलेगा क्यू डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू डिवाइड 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 बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। और आप इन सारों को ऐड कर दे तो इससे नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस दिस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से जितना फ्लक्स निकल रहा है वो ये है, एक फेस से, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है। 113 में ऑप्शन नंबर डी है, ओके। फिर जो है 124 है, a capacitor C has a charge Q. The actual charges on its plate is A Q Q, B Q by 2 Q by 2, C Q minus Q और D Q by 2 minus Q by 2। तो कैपेसिटर पर जो चार्ज है Q, तो इसका मतलब है कि इसके एक प्लेट पर पॉजिटिव Q चार्ज है, दूसरे प्लेट पर नेगेटिव Q चार्ज है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है कि एक प्लेट, एक कैपेसिटर जो है अगर चार्ज हुआ है, अगर एक कैपेसिटर चार्ज हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे एक प्लेट है और दूसरा प्लेट है, अगर इस पे चार्ज क्यों है तो इस पे चार्ज माइनस क्यों है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। 122 में ऑप्शन सी। फिर जो है 123 है, 420 ओम रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट ईएमएफ डिवाइस, द करंट इन द डिवाइस इज। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हमारे पास 1 over R is equal to 1 over 20 plus 1 over 20 plus 1 over 20 plus 1 over 20। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इससे आ जाएगा 5 ओम, ठीक है।
और करंट मालूम कर दे तो I इज इक्वल टू V बाई R, तो V गिवन है 20 है डिवाइड बाय 5, तो इससे आ जाएगा 4 एम्पियर। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 123 में, 123 में ऑप्शन सी। ओके, फिर जो है 135 है, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास F डिवाइडेड बाय M, और ये इसकी डायमेंशन जो है ये बराबर है LT-2 के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायमेंशन है वो इसकी भी डायमेंशन है। ठीक है, ये जो है हमारे पास 135 है, और कहते हैं कि G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चूंकि फोर्स है और नीचे मास है किलोग्राम, तो किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, तो LT-2। तो 135 में ऑप्शन नंबर आ रहा है सी। 136 में है, रेडियो वेव्स आर रेडिली डिफ्रेक्टेड अराउंड द बिल्डिंग्स वेयर एज लाइट वेव्स आर नेग्लिजिबली डिफ्रेक्टेड, दिस इज बिकॉज रेडियो वेव्स, ऑप्शन ए, आर प्लेन पोलराइज्ड, ऑप्शन बी, हैव मच लॉन्गर वेवलेंथ देन लाइट वेव्स, ऑप्शन सी, हैव मच शॉर्टर वेवलेंथ देन लाइट वेव्स, ऑप्शन डी, आर नियरली मोनोक्रोमेटिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक है, हैव मच लार्जर वेवलेंथ देन लाइट, क्योंकि डायफ्रेक्शन के लिए कंडीशन है कि ओपनिंग या जो शार्प एज है वो कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग वेव्स के, तो रेडियो वेव्स जो है इसकी वेवलेंथ लार्जर है, तो हमारे इर्द गिर्द माहौल में, एनवायरनमेंट में इतने पार्टिकल्स या बिल्डिंग या इस तरह पार्टिकल्स हमारे पास मिलते हैं ज़्यादा, जिससे रेडियो वेव्स की डायफ्रेक्शन होती है, लेकिन लाइट वेव्स की वेवलेंथ बहुत कम है तो इसकी डायफ्रेक्शन नहीं होती, क्योंकि ओपनिंग या इतने शार्प एज इसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें 136 में ऑप्शन नंबर बी है। ओके, फिर जो है क्वेश्चन नंबर है 145, एन LRC सीरीज सर्किट has R is equal to 4 ohm, XC is equal to 3 ohm and XL is equal to 6 ohm. The impedance of the circuit, तो impedance जो इक्वेशन है Z is equal to R square plus, यहाँ पे XL ज्यादा है तो XL minus XC whole square, तो 4 square plus 6 minus 3 whole square, square root ये 16 और ये plus 9, तो इससे आ जाएगा 25 under root, तो Z is equal to 5 ohm, Z is equal to 5 ohm, और इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। 145 में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, 146 है, न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ओनली ए इज करेक्ट, डी बोथ ए एंड बी। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच एग्जिस्ट करता है, इट इज ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ओके, तो इसमें बोथ ऑप्शन ए और बी सही है, डी ऑप्शन ठीक है इसमें, तो 146 में ऑप्शन डी है। ओके, फिर जो है 155 है, एंटी मैटर कंसिस्ट ऑफ एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रिनो, फिर जो है पॉजिट्रॉन है, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो एंटी प्रोटॉन भी एंटी मैटर है, एंटी न्यूट्रिनो भी एंटी मैटर है, पॉजिट्रॉन भी एंटी मैटर है, तो इसमें ऑप्शन डी आ रहा है 155 में, ऑप्शन डी। ओके, फिर 156 है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट कवर इन हाफ साइकिल ऑन अ सर्कुलर पाथ, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन हाफ साइकिल, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास सर्कल है और कहते हैं कि हाफ सर्कल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रेशियो मालूम कर दे। ठीक है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा S इज इक्वल टू पाई आर, टोटल जो है 2 पाई आर है, लेकिन अगर हाफ है तो 2 पे डिवाइड करो तो ये पाई आर मीटर हो जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है d, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट 2r है, तो ये 2r मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का रेशियो मालूम कर दे तो ये हो जाएगा पाई आर डिवाइड बाई 2r, तो r और r कैंसिल, तो इससे आ जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 आंसर आ जाएगा। कहां पे क्वेश्चन नंबर 156 में ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, दिस इज पाई बाई 2। ओके, फिर जो है 165 है, द रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन टू फ्रीक्वेंसी, दिस इज इक्वल टू ऑप्शन ए टॉर्क, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी एनर्जी, ऑप्शन डी प्लांक कांस्टेंट। तो रेशियो ऑफ 165 है
ये phi is equal to HF है, phi is equal to HF है। तो कहते हैं कि रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन टू फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट, ये प्लांक कांस्टेंट के बराबर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, 165 में ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। 166 है द रेशियो ऑफ पावर फैक्टर ऑफ इंडक्टिव सर्किट टू रेजिस्टिव सर्किट। तो पावर फैक्टर जो है इंडक्टिव सर्किट 0 है और रेजिस्टिव सर्किट जो है इसमें पावर फैक्टर cos ऑफ फाई है, तो 0 डिवाइड बाय cos ऑफ फाई, तो इसमें 0 ऑप्शन आ रहा है। 166 में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 0, ठीक है, इसका रेशो जो है वो 0 आ रहा है। फिर जो है आते हैं 175 में, if the magnitude of vertical component is half of its resultant, the angle made by the resultant with x axis is अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट इज हाफ ऑफ द रिजल्टेंट, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दिस वर्टिकल कंपोनेंट, और ये लेट्स सपोज दिस इज f, दिस fx, दिस fy, अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट इज हाफ ऑफ द रिजल्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। अगर आप इस्तेमाल कर दे, एंगल फाइंड आउट करना है कि एंगल क्या होगा, ठीक है। तो the angle made by resultant with x axis, ये resultant है, ये x axis के साथ कितना एंगल बनाता है, तो sin थीटा is equal to perpendicular by hypotenuse, perpendicular 1 है, hypotenuse 2 है, तो थीटा is equal to sin inverse 0.5 या 1/2 and this is equal to 30 डिग्री, so theta is equal to 30 डिग्री। इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 175 में ऑप्शन ए, ओके। 176 है थ्री वेक्टर्स ए एंड बी, ए बी एंड सी सेटिस्फाई द रिलेशन। 3 वेक्टर है हमारे पास और वो क्या करते हैं, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है a इज परपेंडिकुलर टू b। फिर कहता है a डॉट c इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि a इज परपेंडिकुलर टू c, ओके। फिर क्या कहता है, द वेक्टर a इज पैरेलल टू, किस चीज के पैरेलल है, कहते हैं कि b के पैरेलल है, c के पैरेलल है, b डॉट a के पैरेलल है, या ऑप्शन डी है b क्रॉस c के पैरेलल है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें सही है, क्योंकि हमारे पास एक वेक्टर b है, ये वेक्टर c है, और इसमें a वेक्टर जो है दोनों को परपेंडिकुलर है, ठीक है। a वेक्टर जो है दोनों को परपेंडिकुलर है क्योंकि ये गिवन है, ये गिवन कंडीशन है, तो इसका मतलब है कि a वेक्टर इसको और इसको परपेंडिकुलर है। अब अगर आप b क्रॉस c ले ले, क्रॉस प्रोडक्ट b और c का, तो वो वेक्टर जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी बाय राइट हैंड रूल इस तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि b क्रॉस c से जो वेक्टर आ रहा है वो वेक्टर और a वेक्टर जो है ये आपस में पैरेलल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वेक्टर a इज पैरेलल टू b क्रॉस c, तो 176 में ऑप्शन डी, ओके। फिर जो है 182 है, द डायमेंशन ऑफ b to e is same as dimension of b to c, dimension of b to c is equal to bc, this is the linear relationship between electric field and magnetic field। कहते हैं कि डायमेंशन ऑफ b to c, इसका मतलब है कि b डिवाइड बाय e इज इक्वल टू, इससे 1/c आ रहा है, ठीक है। 1/c क्या है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड, तो ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, द डायमेंशन ऑफ b to e इज सेम एज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, c फ्रीक्वेंसी, और डी ऑप्शन है रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी, ये रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी के बराबर है, ओके। सो 182 में ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, 182 में ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। फिर 183, which of the following hydrogen spectral series lies in invisible range, lies in a invisible range, option are Lyman series, B option Paschen series, C option Pfund series and D all of these। तो ये सारे जो है इनविजिबल रेंज में लाई करते हैं, ठीक है। तो 183 में ऑप्शन डी आ रहा है, all of these lies in invisible range। फिर जो है हमारे पास an observer in train looks at a clock in a train at rest, he noticed time t, when the train moves with high speed the time appears to the same observer is, कहते हैं कि एक ऑब्जर्वर है
और वो ट्रेन में बैठा है, क्लॉक को देख रहा है, ठीक है, वो टाइम टी ऑब्जर्व कर रहा है जब रेस्ट में है। फिर कहता है कि हाई स्पीड के साथ ट्रेन ने मोशन स्टार्ट कर दी है, फिर जो है उसी ऑब्जर्वर को टाइम क्या नजर आएगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वर उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हिस्सा है तो उसको टाइम टी ही नजर आ जाएगा। बाहर वाले से क्या होगा, उसको टाइम डायलेशन आएगा, लेकिन जो यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है इसी ट्रेन में उसको सेम टाइम नजर आएगा। तो 195 में ऑप्शन नंबर टी आ रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए टाइम टी है और ऑप्शन ए है। ओके, फिर 196 लास्ट वन है, द वर्क डन विल बी नेगेटिव व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑप्शन आर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 180, बी है थीटा 90 degree is less than theta is less than 180, option C 90 is less than theta is less than 180 degree। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। इसमें है ये जो है ऑप्शन ए है थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 180, बी है और 90 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, सी है 90 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, और डी है थीटा इज लेस देन और इक्वल टू, दिस इज जीरो, नॉट थीटा, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू थीटा एंड दिस इज 90 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन सी आ रहा है। 196 में ऑप्शन नंबर सी है, 196 में ऑप्शन नंबर सी है। इस पर जो है वर्क डन हमारे पास नेगेटिव होगा। ओके, थैंक यू।